हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय एकता मैम चैनल पर आप सभी का वेलकम है। एग्जाम्स आप लोगों के अच्छे चल रहे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी, चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने हमारा जो चैप्टर था 11th इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर क्या है, फिजिक्स है तो समझ में थोड़ा सा कठिन लगता है, इसलिए इस चैप्टर को स्टार्ट किया। और शुरुआती जो चैप्टर था जिसमें हमने करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया था और इनकी यूनिट्स पढ़ ली थी। साथ ही साथ हमने एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा था कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो बह रही है, विद्युत धारा, उसको नापने के लिए तो हम एमीटर को यूज में लेते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए सर्किट के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम वोल्टमीटर को काम में लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो ध्यान रहता है कि लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। इसके बाद एमीटर जो होता है उसको परिपथ के अंदर यानी कि सर्किट के अंदर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। अब जब हम ओम्स लॉ पढ़ लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते क्या है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले हम सीखें ओम्स लॉ है क्या। साथ ही साथ हमने सर्किट डायग्राम बनाने भी सीखे थे, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आने चाहिए, तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतने कोई ज्यादा टफ है नहीं। चलिए अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंफर्म है, जरूर पूछा जाएगा। अब ओम्स लॉ है क्या, चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ओम्स लॉ, मिस्टर ओम जो थे ये जर्मनी के फिजिसिस्ट, मतलब फिजिक्स पढ़ने वाले जर्मन फिजिसिस्ट, ठीक है। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन्होंने ये नियम दिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सर्किट के अंदर, दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो डिपेंड करता है किस पर, उसमें बहने वाली विद्युत धारा या करंट पर डिपेंड करता है, ऐसा इन्होंने बताया। और ये भी बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये किसकी प्रोपोर्शनल होता है, इस सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। देखिए जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमको पता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि हम ये कहते हैं कि लाइट डिम आ रही है यानी वोल्टेज कम आ रहे हैं, है ना। तो होता क्या है कि उस समय ये कम हो जाता है वोल्टेज, यानी जिसको हम अपनी घरेलू लैंग्वेज में वोल्टेज कहते हैं, ये साइंटिफिक टर्म्स में मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब वोल्टेज कम हो गया, इसका मतलब उसके अंदर बहने वाली धारा की मात्रा कम हो गई। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से घर पर कहते हैं ना कि अरे वोल्टेज डिम आ रहे हैं तो स्विच को, प्लग्स को बंद कर दो, नहीं ये खराब हो जाएंगे। उसके पीछे क्या रीजन होता है कि भाई जितनी इंटेंसिटी की करंट आनी चाहिए उतनी इंटेंसिटी की करंट आ नहीं रही है, और अचानक से मान लीजिए तेज इंटेंसिटी का करंट आ जाएगा तो जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे वो खराब हो सकते हैं। तो हम देशी भाषा में वोल्टेज कह देते हैं, हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। यानी कि वहां भी यही हो रहा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कम आ रहा है इक्विपमेंट्स में, जितने वॉट का बल्ब है उतनी रोशनी वो दे ही नहीं रहा, बहुत डिम लाइट हमको देता है। तो सीधी सीधी वो बात हम यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए अब बात करें अगर हम ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ के लिए हम क्या करें, पहले एक सर्किट डायग्राम बनाएं जिसकी मदद से ही हम ओम्स लॉ को समझ पाएंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला काम तो क्या है कि सर्किट डायग्राम हमको बनाना ही पड़ेगा। देखिए ये कोई सेल है, ठीक है, यहां ये कोई वायर है, ठीक है। इस वायर के दोनों सिरों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए यहां हम एक वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को नापने के लिए हम एक यहां पर वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। बहने वाली धारा को नापने के लिए यानी कि करंट जो पास हो रहा है उसको नापने के लिए हम एमीटर, और ये हमने यहां पर स्विच या कुंजी लगा दी है, सॉरी
ये हो जाएगा कोई भी रेजिस्टेंस आर निकालने के लिए। चलिए ठीक है, ठीक। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, करंट यहां से फ्लो होगा, क्लियर है। चलिए ये हो गया करंट। चलिए अब देखिए इसमें किया क्या है ओम्स लॉ के लिए। ओम्स लॉ में हमने ये देखा कि अब मान लीजिए कि ये जो वायर है ना हमारा एक्स और वाई जो वायर है, अब हमको नापनी किस किस चीज की रीडिंग है। देखिए हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस और चाहिए हमको करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं और करंट को नापने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, यानी कि हमें इसकी और इसकी रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, तो यहां हमने नोट कर दिया ये वोल्टमीटर की रीडिंग ले ली और यहाँ पर हमने एमीटर की रीडिंग ले ली। तो ये अब की हम तो अंडरस्टूड है, हमें पता है। तो मिस्टर ये जॉर्ज साइमन ओम जो थे, इन्होंने क्या किया कि एक वायर लिया एक्स वाई, इसकी कुछ भी एक लंबाई मान ली इन्होंने, और वोल्टमीटर जिस भी लंबाई का इन्होंने तार लिया और यहाँ पर मान लीजिए कि वो कोई 1.5 वोल्ट की इन्होंने बैटरी लगा दी। ठीक है, 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाने पर मान लीजिए वोल्टमीटर की रीडिंग भी 2 आती है और एमीटर की रीडिंग भी 2 आ जाती है। ऐसा इसलिए कि हमको मालूम है ऐसा होता है, लेकिन हुआ ऐसा ही। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पहले एक सेल था, बाद में इन्होंने क्या किया कि 2 सेल जोड़ दिए और इन्होंने क्या देखा, देखिए होता है ना कि जब छोटे किसी इक्विपमेंट को, जैसे हमारी घड़ी है, रिस्ट वॉच होती है, तो उसमें हम कौन सा सेल लगाते हैं, वो बटन जैसा जो सेल आता है ना, वो सेल लगाते हैं। टीवी का रिमोट होता है तो उसमें अलग इंटेंसिटी का सेल लगता है। सेल जो होता है इस तरीके का होता है ना, तो एक सिरा तो ये ऐसे उभरा हुआ रहता है, एक थोड़ा गड्ढा सा होता है इधर, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब एक जैसे अब कमरे में रोशनी करनी होती है तो हम कैसे करते हैं कि अगर छोटा कमरा है तो 15 वॉट का, या जैसे अब तो ये दूसरी वाली लाइट्स होती है ना, तो 5 वाट का भी काफी रहता है। लेकिन बड़ा हॉल है तो 12 वॉट का, 15 वॉट का बल्ब भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर होता है कि जब यहाँ पर इन्होंने एक ही सेल जोड़ा, ठीक है, तो रीडिंग कम आती है। फिर इन्होंने क्या किया, 2 सेल जोड़ दिए। तो 2 सेल जोड़ने पर इन्होंने क्या देखा कि जो रीडिंग पहले 2 आ रही थी, मान लीजिए 5 आ जाती है, और वोल्टमीटर में भी 5 आती है और एमीटर में भी 5 आती है। 2 के बाद अब ये 3 सेल जोड़ देते हैं। मान लीजिए 1.5 वोल्ट का करंट दे रहा था, 2 से 3 वोल्ट का करंट हो गया, 3 से 4.5 वोल्ट का करंट हो गया। तो रीडिंग जो थी वो यहाँ भी 8 आ गई और यहाँ भी 8 आ जाती है। ठीक है, डिफरेंस इनमें सेम रहेगा। चलिए दोबारा लिख लेते हैं इनको, ये सही नहीं है, ये 2 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए और ये 6 मान लीजिए। ग्रेजुअली एक फिक्स रेशियो में ये बढ़ते जाते हैं। तो यहां से मिस्टर साइमन ओम ने ये देखा कि जैसे जैसे हम यहाँ पर करंट की मात्रा को बढ़ा रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा सेल जब जोड़े जा रहे हैं, तो एमीटर और वोल्टमीटर की जो रीडिंग है ये सेम अमाउंट में बढ़ रही है, यानी इनके अंदर जो फ्लक्चुएशन आ रहा है या चेंज आ रहा है वो इक्वल है। क्लियर। अब देखिए, तो इसको समझने के लिए बनाया गया फिर एक ग्राफ, और ग्राफ जो बना वो किस तरीके का बना वो देखते हैं हम। या चलिए तो ग्राफ को देख लेते हैं कि ग्राफ किस तरीके का बनता है। तो ग्राफ को बनाने के लिए हमने ये बना दिया आई या करंट, ठीक है, और ये हो गया हमारा वी या पोटेंशियल डिफरेंस। और ये ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन बनती है। सीधी लाइन का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये इंक्रीज होता है वैसे वैसे, इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये देखिए, सही ना। मान लीजिए ये 2, 4, 6, तो ये 1, 2, 3 के रेशो में बढ़ रहा है। तो यहां से सीधा सीधा पता चल रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रवाहित विद्युत धारा के, यानी कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हुई बात ग्राफ की। अब हम ये देखें कि यहाँ पर अब टेम्परेचर वगैरह कुछ भी हम चेंज नहीं कर रहे, जो भी कंडीशन है वो सेम है, केवल हम जो करंट है, जो वोल्ट सेल लगे हुए हैं उनको इंक्रीज कर रहे हैं। तो चलिए अब यहां से हम लिखते हैं ओम्स लॉ, क्योंकि ये हमसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा और ये हमें याद होना ही चाहिए, मतलब करना ही है इसको याद हमको। ठीक है, तो पहले तो इसको नॉर्मल वे में लिख लें।
तो V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू, देखिए ये जो साइन होता है ये प्रोपोर्शनल का या समानुपाती का साइन होता है, इसको बोलते हैं समानुपाती का चिन्ह, समानुपाती या प्रोपोर्शनल। क्लियर है। अब जब भी किसी इक्वेशन में से इस साइन को हटाया जाता है और इसको हटाने के बाद लगाते हैं इक्वल्स टू का साइन, लेकिन जब इक्वल्स टू का हमने साइन लगा दिया तो इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, कांस्टेंट या नियतांक। ठीक है, ज्यादातर के लगाया जाता है, लेकिन अब यहां पर हम जब ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं तो जो हम नियतांक लगाएंगे वो लगाएंगे आर। ठीक है, ये जो होगा कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। ठीक है, और यहां से जब हम आर की वैल्यू निकालें तो आर बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन आई। और अब ये जो आर है इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं, कई सारे नए नए वर्ड्स आ गए और उनको समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब यहां से सबसे पहले हम ओम्स लॉ लिखते हैं, पहले इंग्लिश में लिखते हैं फिर हिंदी में लिखेंगे। ओम्स लॉ, दिस लॉ states that potential difference जो कि क्या है V। दिस लॉ स्टेट्स यानी कि ये नियम कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द एजेस ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर, ये एक्स जो हमने डायग्राम में बनाया था, एक्स वाई जो वायर था उसको कहा जाएगा मेटेलिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट हमने उस दिन भी सीखा था कि हमने एक सेल जोड़ दिया, सेल से किसी बल्ब को जोड़ दिया, बल्ब से एमीटर वोल्टमीटर को जोड़ दिया, प्लग लगा दिया, तो वो क्या बन जाता है, क्लोज्ड सर्किट बन जाता है। क्लोज सर्किट मतलब जिसके अंदर करंट बह रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current flowing in it। चलिए वर्ड बाय वर्ड समझते हैं कि ओम्स लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एजेस, क्योंकि हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी कि वर्क डन टू पास अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ गिवन सर्किट। तो एक एज से दूसरे एज तक ले जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी मेटेलिक वायर के अंदर, और कहां पर है ये सारा सिस्टम, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब ये सारा सिस्टम है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उस करंट के जो कि इस परिपथ के अंदर बह रहा है। चलिए आगे चलते हैं और अब इस लॉ को हिंदी में और लिखते हैं। तो ये तो बात हुई ओम्स लॉ की। चलिए अब आगे चलें और ओम्स लॉ को लिखते हैं कि किसी धातु के तार में, कोई भी धातु का तार यानी कि कोई मेटेलिक वायर हो सकता है, उसकी बात करते हैं। तो यहां इसको लिखने के बाद आप थोड़ा सा काम और कर लेंगे, और क्या होगा वो काम, ये देखिए कि हम लिख देंगे V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ठीक है, और R की वैल्यू निकाल दें यहां से, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और इस नियम को नोट करते हैं कि ओम का नियम है क्या। ओम का नियम, चलिए तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी धात्विक तार में, किसी धातु के तार में
धातु का तार कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, होने वाली विद्युत धारा, तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी, I, जो भी करंट है, किसके समानुपाती होगी, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो होने वाली विद्युत धारा तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के, विद्युत धारा तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के, जिसको हम V से नोट करेंगे, डिनोट करेंगे, समानुपाती होती है। विभवांतर के समानुपाती होती है। और साथ के साथ ध्यान क्या रखना पड़ता है, यहां तार की भौतिक अवस्थाएं, तार की भौतिक अवस्था क्या होंगी, जैसे कि ताप, तार की लंबाई, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। चलिए, यहां तक अब हमने पढ़ लिया कि हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, ये जान लिया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अब रेजिस्टेंस को जानने के बाद इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ये नोट किया जाए, इसकी यूनिट होती होगी एसआई यूनिट, उसके बारे में अब हम पढ़ें। तो एसआई यूनिट क्या है ओम रेजिस्टेंस की, इसको पढ़ते हैं। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे और ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो हमारे काम में ये रेजिस्टेंस ही आने वाला है। चलिए, तो देखिए हम कहां तक पहुंच गए कि V इज प्रपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल्स टू IR और R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ये हमने पढ़ लिया। R यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि R है कांस्टेंट किसी दिए गए टेम्परेचर पर। ठीक, अब ये R क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट यानी उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, और इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है जिसे कहा जाता है ओम, ये साइन है और ये इसकी यूनिट है ओम, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ये हो गया प्रतिरोध का मात्रक जो कि क्या है, ओम है, प्रतिरोध का मात्रक। अब यहां से अगर हम 1 ओम की डेफिनेशन निकालना चाहें, 1 ओम क्या होगा रेजिस्टेंस के लिए, तो V और I की यूनिट अपन लिखते हैं। तो V बराबर क्या है, वोल्ट में, यानी कि 1 वोल्ट, और धारा 1 एम्पियर। ये लीजिए, ये हो गई हमारी 1 ओम की डेफिनेशन। यानी कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, नोट कर लें इसको, 1 ओम, इसके डेफिनेशन नोट कर लें। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जिसको कि हम वोल्ट में नोट कर रहे हैं, कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर वायर, अक्रॉस 2 ends of a कंडक्टर वायर यानी कि वो वायर जिसके अंदर हम करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो कितना ले रहे हैं इसको अपन, इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग इन इट इज 1 एम्पियर, और इसी कंडक्टर वायर के अंदर करंट जो बह रहा है वो कितना है, 1 एम्पियर है। देन द रेजिस्टेंस विल बी, 1 ओम। यानी कि यदि किसी चालक तार के 2 सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर है, तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। ये हो गई 1 ओम की डेफिनेशन। अब यहां से जो क्वेश्चन हमारे बनकर आता है ज्यादातर,
उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर रेजिस्टेंस को देखिए कि V इज इक्वल्स टू है IR, क्वेश्चन आता है कि इफ R इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I, यानी कि अगर प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से देखिए कि R बराबर क्या है V अपॉन I, इसको हम डबल कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम डबल कर रहे हैं तो ये कैसी हो जाएगी, रिवर्स है इसकी, रिवर्स मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर दुगना कर रहे हैं तो उधर कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। भाई देखिए 2R इज इक्वल्स टू V अपॉन I हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से R बराबर कितना हो जाएगा V अपॉन ये, यहाँ मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा 2I, यानी कि इफ R इज डबल्ड यानी कि प्रतिरोध को दुगना करते हैं देन I विल बी हाफ, यानी कि प्रतिरोध को दुगना करने पर विद्युत धारा का मान जो है वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर। साथ ही साथ ये जो रेजिस्टेंस है इसको नापने के लिए सर्किट के अंदर हमने जब सर्किट डायग्राम बनाए थे लास्ट क्लास में तो हमने एक बनाया था रियोस्टेट, जिसे कहा जाता है धारा नियंत्रक। ये ऐसे आपको बनाना बताया था मैंने। तो इसको नापने के लिए रियोस्टेट या धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। किसको नापने के लिए, प्रतिरोध को नापने के लिए। तो प्रतिरोध को नापने वाला यंत्र है रियोस्टेट या धारा नियंत्रक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं चैप्टर पे और अब ये देखते हैं कि ये जो प्रतिरोध है कि किस किस चीज पर डिपेंड करता है, यानी कि इस प्रतिरोध का जो मान है या रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो सर्किट के अंदर किन किन फैक्टर्स से प्रभावित होता है। तो अगला टॉपिक हम नोट करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखिए पहली बात तो लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, पहली बात तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए रेजिस्टेंस जो है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका सीधा सीधा एग्जांपल हम देखें हमारे घर के अंदर ही कि हमारे जो मोबाइल के चार्जर्स होते हैं ना, तो आपने देखा होगा उनके वायर कितने छोटे होते हैं और कई बार हमें लगता भी है कि ये वायर थोड़ा सा और ज्यादा लंबा होता ना तो अच्छे से मोबाइल चार्ज भी हो जाता और आराम से लेटे लेटे ही देख लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। वायर जो होता है उसकी लंबाई काफी कम होती है, 100 मीटर के आसपास ही होती है या थोड़ी बहुत और ज्यादा होती होगी। अब हम ये सोचे कि 5-6 मीटर लंबा वायर लग जाए इसके अंदर तो आराम से सॉकेट में लगा दिया और आराम से लेटे लेटे देखें। पहली बात तो ये है ही गलत कि हम मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर यूज में ले रहे हैं, ये काफी अनसेफ है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये। अब मान लीजिए कि ये वायर की लंबाई कम अगर रखी जा रही है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होगा। आपने देखा होगा कि हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जैसे फ्रिज है या फिर इलेक्ट्रिकल प्रेस है हमारी, तो आपने देखा होगा कि इनके वायर्स की जो लंबाई होती है काफी कम होती है। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है, ये रेजिस्टेंस। जितना लंबा वायर होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि वायर की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी उसके अंदर बहने वाले करंट की मात्रा उतनी ही कम होती जाएगी। रेजिस्टेंस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करे, रेजिस्ट मतलब रोक दे, यानी इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली फ्लो नहीं होने दे। तो जितना लंबा वायर होगा करंट उतना ही कम फ्लो उसके अंदर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, उनको आगे जाने नहीं देगा। तो जो लेंथ ऑफ वायर है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। अब ये वही वायर है जो कि हम सर्किट के अंदर काम में ले रहे हैं कि जो वायर है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है कि वायर की मोटाई पर कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए रेजिस्टेंस जो है ये तार की लंबाई के इनवर्सली, मोटाई के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, यानी कि तार की जो थिकनेस है या डायमीटर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन, रेजिस्टेंस। क्लियर है। इसके बाद है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल ये डिपेंड करता है किन पर, उन धातुओं पर जिनको की काम में लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कि जिनकी, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा रेजिस्टिविटी को। तो चलिए, तो इसको हम रेजिस्टिविटी पढ़ने के बाद ही पढ़ते हैं। यहां से हम पहले निकालते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। चलिए, तो देखिए, अगर इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2 और हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L मल्टीप्लाइड बाय 1/A। क्लियर है। और R, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A हो जाएगा। यहां से हम इस साइन को हटाएंगे, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, तो क्या लगाना पड़ेगा हमको, एक कांस्टेंट, एंड दैट इज रो। इसको बोलते हैं, अभी लिख के बताती हूं मैं आपको, L बाय A। यहां ये जो रो का साइन मैंने बनाया है, ये जो साइन मैंने बताया इसको लिखते हैं रो, हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, रो। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता। ठीक है, यहां से अगर हम इसका मात्रक निकालें, ठीक है, मात्रक यानी कि इसकी यूनिट निकालें, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट जो है वो हो जाएगी ओम इंटू मीटर। क्लियर। चलिए देखिए अब कैसे हो जाएगी वो बताऊं आपको। तो यहां से हम रो की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी RA बाय L, ऐसे होगा। अब देखिए R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के लिए यूनिट हम क्या लिखते हैं, ओम। क्रॉस सेक्शन एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लिखते हैं अपन। यहाँ लंबाई है तो ये हो गया मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आ गया, ये हो गया ओम इंटू मीटर। इसको अच्छे से याद कर लेना, कंफर्म एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि अब तीसरा, ये समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा जो टॉपिक है हमारा कि जो धातु मटेरियल है उस पर ये कैसे डिपेंड करता है, कौन जो क्या है हमारा रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, उसको पढ़ते हैं अपन। यहां मैं लिखती हूँ ताकि, चलिए यहां लिखते हैं इसको, नंबर 3 डाल के। नेचर ऑफ मटेरियल हमने पढ़ा था, नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए कि नेचर ऑफ मटेरियल पर करंट का फ्लो कैसे डिपेंड करता है कि वो मेटल्स जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है, तो जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है वो विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। यानी कि रो की वैल्यू अगर कम है तो गुड कंडक्टर्स होंगी। तो गुड कंडक्टर्स कौन होते हैं, मेटल्स। तो जो मेटल्स होंगे उनके लिए क्या होगा कि कुछ मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी। मेटल्स एक तो, और एक एलॉयज। एलॉयज हम जानते हैं मिश्र धातु, जो कुछ धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है। तो जैसे कि हम बात करें कि कुछ अच्छी धातुएं मिश्र धातु, जैसे कि निकल वगैरह को मिलाकर कुछ मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग टोस्टर और जो ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है या जो गर्म हो जाते हैं जल्दी, उनको अलॉयज से मिलाकर बनाया जाता है। अगर बात करें हम लोहे की और कॉपर की, तो देखिए कॉपर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होती है इन कंपैरिजन टू फेरस, यानी कि लोहे के मुकाबले में। इसीलिए जो हमारे सर्किट के वायर होते हैं ना, हमारे घरों में जितने भी फिटिंग्स हैं तो सारे वायर कॉपर के बनाए जाते हैं, ना कि लोहे के। ठीक है, तो कॉपर जो है इज सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है चांदी, लेकिन वो क्योंकि महंगी है तो चांदी के बाद सेकंड नंबर पर आता है कॉपर। और इसीलिए हमारे जो सर्किट जितने भी हैं
या घरों में जितनी भी फिटिंग्स की जाती हैं, जो वायर्स हैं, उन सभी में कॉपर का वायर लगा हुआ होता है। तो ये तो बात हो गई इनकी। साथ ही साथ ऐसे इक्विपमेंट्स जिनको की हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो हमें एक चीज और याद रखनी होती है कि हमारा जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो होता है वो बना होता है टंगस्टन मेटल का। ये जो टंगस्टन मेटल होती है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल का, वो होता है 3380 केल्विन, शायद केल्विन होगा, हाँ इतना ही है, इतना ज्यादा होता है। यानी कि इसको तो बहुत ज्यादा अगर हम गर्म कर दें, लगभग 3000 केल्विन हो गया, तो इतना ज्यादा गर्म करने के बाद भी ये पिघलता नहीं है और इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट जो बचता है नेचर ऑफ मटेरियल के बाद, टेम्परेचर की रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर वायर का ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और वायर का टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो इस तरह ये 4 चीजें जिन पर की रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखिए आज की क्लास में हमने ओम्स लॉ अच्छे से समझ लिया, साथ ही साथ हमने ये समझ लिया कि ओम्स लॉ जो है वो ये स्टेट करता है कि सर्किट के अंदर जो वायर है, कोई वायर है, उसके दोनों सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो उस सर्किट में बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी यूनिट हमने निकाल दी रेजिस्टेंस की, ओम होती है, और यहीं से हमने रेजिस्टिविटी निकाल दी जो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जिसको कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जिसको रो से डिनोट करते हैं, इसका हमने निकाल दिया ऐसा यूनिट ओम इंटू मीटर, ये यहां से निकाल लिया हमने ओम इंटू मीटर। ठीक है, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। नेचर ऑफ मटेरियल हमने पढ़ लिया कि मेटल्स और अलॉयज जो होते हैं उनके लिए रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, अच्छे गुड कंडक्टर्स होते हैं, और टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई होप आज की क्लास अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, आपके लिए यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस को कैसे पता करते हैं वो सीखेंगे, और उससे जुड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जरूर आएंगे, और आएंगे भी वही रेजिस्टेंस वाले। तो अभी तक जो पढ़ा इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है उनमें तो लेट मी इन्फॉर्म, मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, या कोशिश करूंगी कि अगली क्लास में आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करा के फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।